डीपीएसपी को हम लोग क्या जानते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जानते हैं बाबू। अब इसी को अब यहाँ पे समझिए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने क्या कहा कि डीपीएसपी जो है अपने आप में एक नोबेल फीचर्स है। नोबेल फीचर्स का मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट फीचर से विशेषता है भारतीय संविधान का, क्योंकि जितना भी राजनीतिक चीजें होता है, जितना भी पॉलिसी बनता है, लॉ बनता है, वो सारा का सारा बात हम लोग कहां से लेकर के आते हैं, 36 से 51 के आर्टिकल्स के अंदर वाली बातों को। डीपीएसपी को बी आर अम्बेडकर जी ने क्या बताया, नोबेल फीचर्स बताया। क्या बताया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने क्या बताया, नोबेल फीचर्स। क्या बताया बाबू, नोबेल फीचर्स के रूप में बताया। ठीक है, अब यहां पे क्या कहा जाता है कि डीपीएसपी जो है वो किसमें है, पार्ट 4 में है। पहले भी बताए थे किसमें है, पार्ट 4 में है, और आर्टिकल यही है यहां से यहां तक। उसके बाद दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू ए ब्रॉड कैटेगरी। अब जो है डीपीएसपी में इतना से यहां तक के आर्टिकल है, इसको भी क्लासिफाइड किया जाता है ब्रॉड तरीके से 3 आइडियोलॉजी में। एक तो हमारा सोशलिस्ट, क्या लिखा हुआ है, पहला इसको जो किया जाता है ब्रॉड तरीके से सोशलिस्ट सोच वाला। अच्छा, मैं एक बात आप लोगों से पूछता हूं कि जब बात किया जाएगा कि सभी लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए, महिला पुरुष को समान अधिकार हो, ट्रांसजेंडर को समान अधिकार हो, तो ये कैसा सोच दर्शाता है बाबू, सोशलिस्ट सोच दर्शाता है ना। तो ये जब हमारा 36 से लेकर के 51 के बीच में ये बातें देखने को मिलता है, तो इसको हम लोग छांट छांट करके रख लेंगे कौन सा आर्टिकल में, तो उस आइडिया को हम लोग बोलेंगे सोशलिस्ट आइडिया की भी बात आपको देखने को मिलता है कहां पे, डीपीएसपी में। अब मान लीजिए कि आर्टिकल 40 क्या कहता है, आर्टिकल 40 कहता है कि गांव में पंचायती राज का गठन हो। अब गांधी जी का दिल दिमाग कहां रहता था, गांव में। तो ये कैसा सोच था, गांधी वाला सोच था। तो यहाँ पे सोशलिस्ट के बाद दूसरा जो सोच आता है, तो 40 को अलग कर देंगे और उस तरह का जो सोच रखने वाला है। अब गांधी जी क्या बोलते थे कि गांव में क्या लगाओ, कुटीर उद्योग लगाओ, है ना, छोटा छोटा उद्योग लगाया करो। सरकार भी चाहता है कि छोटे छोटे स्किल लोगों को दे, घर में सिलाई बुनाई कढ़ाई करे, है ना, और क्या करे, इकोनॉमी को बढ़ावे। तो अब ये भी बात तो डीपीएस में लिखा हुआ है। तो अब ये 40 वाला आर्टिकल और ये जो छोटे छोटे उद्योग लगाने का बातें हैं, ये गांधी जी के बात से मिलता जुलता है। तो यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है कि हम लोगों को पहले सोशलिस्ट फिर गांधीयन सोच मिलता है। इसी में क्या मिलता है बाबू, गांधीयन आइडियोलॉजी, गांधीयन सोच का। ठीक है यहां तक। उसके बाद हमारे पास तीसरा में जो है वह है इंटेलेक्चुअल, लिबरल इंटेलेक्चुअल। क्या है, लिबरल इंटेलेक्चुअल, लिबरल इंटेलेक्चुअल। अब देखो बाबू, लिबरल इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है, रूबी समझो। लिबरल का मतलब होता है बाबू स्वतंत्र, ठीक है, पूरा खुले दिमाग से सोचने वाला। और इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है, जानते ही, इंटेलेक्चुअल लोग। ठीक है, अब यहां पर जो बात कहा जाता है कि कुछ ऐसा सोच, जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया कि जुडिशरी को सेपरेट रखना है, किससे, एग्जीक्यूटिव को, एग्जीक्यूटिव से। मैंने बोला कि देश में जब कभी भी या विश्व में युद्ध हो रहा हो तो तुरंत कूद नहीं जाना है, हमें विश्व में एक शांति स्थापित करने का ड्यूटी है, आर्टिकल 51 में। तो इस तरह का सोच क्या है, एक प्रकार से इंटेलेक्चुअल सोच है, लिबरल सोच है, सभी देश के साथ हम व्यवस्था सही से चले, ये सब बातें रखते हैं ना। तो कुछ ऐसे ऐसे आइडिया भी इसके अंदर है। आप लोगों को पता है मैटरनिटी लीव का जो बातें कहा जाता है, पैटर्निटी लीव का जो बातें कहा जाता है, ये सब बातें इसमें। अब इसमें इंटेलेक्चुअल वाला बात क्या कहा जाता है कि जल जंगल जमीन भूमि को संरक्षण करना है, तोड़ फोड़ नहीं करना, सरकारी संपत्ति को भी नहीं तोड़ना, ये सब बोला जाता है ना। तो ये सब कैसा सोच है, ये सब इंटेलेक्चुअल, लिबरल इंटेलेक्चुअल थॉट्स है। तो इसको भी यहाँ पे 3 ब्रॉड कैटेगरी में बांटा गया। कौन कौन सा, सोशल, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। ठीक है, आप जब पूरा पढ़ लिख लेंगे तो आप एक प्रकार से कौन सा पर्सनालिटी की तरह से देखेंगे, या तो सोशल आपके अंदर भी रहेगा, गांधीयन सोच भी रहेगा, और इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी की तरह से लगेंगे आप। लिबरल इंटेलेक्चुअल होने के साथ साथ में लिबरल, और लिबरल का मतलब है सभी के साथ एकदम सामंजस्य बैठा करके चलने वाला व्यक्ति। ठीक है, अब यहां पे समझ में आ गया हो आगे। तो क्या बोलता है कि इट प्रमोटिंग द आइडिया। अब आ गया यहीं पर वही बात जो पहले बता रहे थे कि ये क्या प्रमोट करता है, कौन सा आइडिया को बाबू, तो सोशल का और इकोनॉमिकल का। लिखा हुआ है सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, पहले लिखे थे डी लिखे थे यहाँ पे। तो ये दोनों को प्रमोट करता है कौन, डीपीएसपी करता है, डीपीएसपी करता है। और आगे क्या बोलता है, और ये स्टेबल करने का काम करता है सरकार को कि कैसा बने, वेलफेयर स्टेट बने। कैसा बने बाबू,
वेलफेयर। अभी मैंने क्या बताया कि हमारा स्टेट, हमारा राज्य, हमारा देश, हमारा सरकार कैसा हो? वेलफेयर हो, कल्याणकारी हो। कैसा हो? कल्याणकारी हो। इसका मतलब आपसे अगर पूछा जाए कि देश को, सरकार को कल्याणकारी बनाने की जो बातें हैं, जो व्यवस्था है, वो कौन सा पार्ट प्रमोट करता है, कौन सा जगह है, या फिर बोल सकते हैं सोशल और इकोनॉमिकल आइडिया को प्रमोट करने वाला जो पार्ट है वो कौन सा है? डीपीएसपी है। लेकिन अगर पूछे कि पॉलिटिकल आइडियाज को प्रमोट करने का, पॉलिटिकल आइडियाज को प्रमोट, फंडामेंटल राइट्स अभी बताए ना, ये तो एस ई हो गया। पी वाला किसमें था? पी वाला था हमारा किसमें? फंडामेंटल राइट्स था। फंडामेंटल राइट्स हमारा प्रमोट करता है किसको? पॉलिटिकल आइडियाज को। क्लियर है? यहां तक आगे चलें। क्या लिखा है? दे आर नॉन जस्टिसेबल नेचर। आप लोगों को लास्ट क्लास में यानी फंडामेंटल में बताए थे कि फंडामेंटल राइट्स जो है कैसा बाबू? जस्टिसेबल नेचर का है। जस्टिसेबल नेचर का है। जस्टिसेबल नेचर का मतलब हो गया इनफोर्सेबल नेचर। इसको लागू करवाया जा सकता है कि नहीं? किसको? फंडामेंटल राइट्स को। इनफोर्सेबल नेचर का है, इसका मतलब है कि इसको लागू करवाया जा सकता है किसके द्वारा? इनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। यही बताए थे आप लोगों को, कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा इसे क्या करवाया जा सकता है? लागू करवाया जा सकता है। कब? जब आपका मौलिक अधिकार का हनन हो तब। लेकिन क्या डीपीएसपी में जो अधिकार दिया हुआ है कि आपको ये तमाम व्यवस्थाएं, सुविधाएं मिलना चाहिए, और सपोज कीजिए कि वो चीजें नहीं मिल रहा है, तो क्या आप उसे इन्फोर्स करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। उसमें लिखा हुआ है कि आपको स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, एजुकेशन की व्यवस्था हो। कल दिन नेता मंत्री आते हैं, बोलते हैं कि इस बार आएंगे चुनाव में जीत करके तो पूरा झारखंड के लोगों को 1 रुपया नहीं लगने देंगे किसमें? इलाज होने में। फिर बोलते हैं कि हम आ गए सरकार में तो पूरा का पूरा सबको पैसा देंगे, मैया योजना के साथ भैया योजना भी आ गई हम। ठीक है, अब पता चला कि पैसा नहीं है, अब वो देने से बंद कर दिए। अब बोलेगा वादा किया था, तोड़ दिया, अब हम तुमको मुकदमा कर देंगे। उस पर मुकदमा नहीं होगा, उसको आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते हो। धोखाधड़ी का लगा सकते हो कि हमारे साथ चीट किया, ये अलग हो सकता है। समझ गया बात को? लेकिन आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, हाँ ये बोल सकते हो कि ये सरकार चीटर निकला, धोखा दिया, हमारे साथ ये वादा किया था और ये दिया। कैसे नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता। आप किसी को नहीं, जैसे मेन बात है कि बहुत सारी चीजें आ जाता है सामने। आप अगर बोलो कि हमारे साथ धोखा हुआ, हमने इसको वोट, देखिए धोखा तो बाद में इस टाइम भी हो जाता है कि हमने वोट इसको दिया था, ये समझ करके पता चला इसके साथ तोड़ करके उसके साथ सरकार बना लिया, तो उस टाइम भी आपका कुछ आप कर नहीं पाते हो। ये भी तो धोखा होता है ना, वही बात होता है। तो उसमें दल बदल में होता है, तो वो सर्टेन केसेस में होता है और उसके तरीके हैं, नहीं होने का भी, होने का भी। सस्पेंड आपका डिस्क्वालीफाई। तो यहाँ तो समझ में आया सरकार हमारा कैसा होना चाहिए? वेलफेयर स्टेट। और वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करने के लिए भी डीपीएसपी हमारा बात करता है। तो क्या ये हमारा जस्टिसेबल नेचर का है बाबू? डीपीएसपी नहीं, नहीं ना। अच्छा, प्रीएम्बल हमारा जस्टिसेबल नेचर का है? प्रीएम्बल हमारा जस्टिसेबल नेचर का है? अंजलि बताएगी। और अब आपका फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिसेबल नेचर का है? अरे पगला तुम लोग, देखो 4 चीजें याद रखो पहले। फंडामेंटल, पहले पहले समझ लिया, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और डीपीएसपी समझिए पहले। 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स। 4 में क्या है? डीपीएसपी। और 4A में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज। 3 हो गया। और एक बोला मैंने क्या? प्रीएम्बल। अब ये चारों के साथ संबंध समझ लीजिए। फंडामेंटल राइट ओनली हैज द पावर टू गेट द इन्फोर्सेबल, मतलब वो से सिर्फ इन्फोर्सेबल करवाया जा सकता है फंडामेंटल राइट्स को, एंड दीज आर नॉट इन्फोर्सेबल। ना प्रीएम्बल है, ना फंडामेंटल ड्यूटीज है, और ना डीपीएसपी है। ये कॉन्सेप्ट याद रख लो, ये सवाल कई दफा पूछा गया है और हर एग्जाम में पूछता है कि सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही फोर्सेबल है, क्या क्या नहीं है? डीपीएसपी भी नहीं है। डीपीएसपी के बाद 4A में क्या आता है? फंडामेंटल ड्यूटीज आता है, वो भी नहीं है, और प्रीएम्बल भी नहीं है। क्लियर यहां तक? सिर्फ हमारा फंडामेंटल राइट्स है, कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है यहां तक? अब यहां पे चलो, क्या बोला? दे आर नॉट जस्टिसेबल नेचर का। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ डिक्लेयर दैट दिस प्रिंसिपल आर द फंडामेंटल in the governance of the country and it shall be the duty of the state to apply this principle in making of the law। अभी बाबू एक बात बताओ, मैंने बताया तुम लोगों को कि डीपीएसपी में जो भी बातें लिखा गया है, इस डीपीएसपी को लागू कराने के लिए बात कहता है। क्या बात करता है? कि डीपीएसपी को लागू कराने के लिए किसको बोला जाता है? सरकार को। ये डायरेक्शन से तो दिया गया है, और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल किसका है? ये जो निर्देश जो दे रहे हैं, सिद्धांत दे रहे हैं, किसके लिए? स्टेट के लिए। और स्टेट को किस लिए बाबू? जब पॉलिसी बनाएगा, क्या बनाएगा? नीति बनाएगा। पॉलिसी का मतलब लॉ बनाएगा।
तो जब कभी भी सरकार कानून बनाएगा तो हमेशा कोशिश ये करेगा कि डीपीएसपी में जो बातें लिखा गया है आर्टिकल 36 से लेकर के 51 के बीच में उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगा, उसको लागू करने का कोशिश करेगा। फिर से सेंटेंस को देखिए आप लोग, क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन इट सेल्फ डिक्लेयर, कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को डिक्लेयर करता है दैट दीज प्रिंसिपल आर फंडामेंटल, मतलब डीपीएसपी में जो बातें लिखा गया है प्रिंसिपल वो अपने आप में फंडामेंटल है, बुनियाद है। किसके लिए ये बुनियाद है बाबू? ये बुनियाद है गवर्नेंस के लिए। गवर्नेंस का मतलब शासन व्यवस्था, सुशासन व्यवस्था को चलाने के लिए। बात समझ में आया? शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो फंडामेंटल चीजें हैं, एलिमेंट्स हैं, वो किस पे इंस्क्रीड है? किसमें है? डीपीएसपी में। और सरकार का ये भी ड्यूटी होता है, इट सेल विद द ड्यूटी, और ये सेल लगा हुआ है, विल नहीं लगा हुआ है। ये सरकार का दायित्व तो होगा, ड्यूटी होगा। क्या ड्यूटी होगा? ऑफ द स्टेट, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट, क्या करने का? टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स, किस प्रिंसिपल्स को? डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने का। कब? जब वो क्या बना रहा? इन मेकिंग लॉ। बात समझ में आया? यानी डीपीएसपी में कितनी बड़ी बात है। जब कभी भी सरकार बनाएगी कानून तो डीपीएसपी में दिए गए डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग कानून बना करके लोगों को अधिकार देने का काम करेगी। एक अधिकार तो हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स का तो दे ही दिया, उसमें तो कोई बात की बात ही नहीं है। आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि आपके पास संसाधन है नहीं है, ये आप बहाना नहीं बना सकते हो। अब बोलने की आजादी के लिए सरकार से पैसा तो लोग नहीं मांग रहा है, घूमने के लिए तो अपने जा रहा है, पैसे खर्चा करके बोलेगा हम नहीं देंगे घूमने की आजादी, तो ये तो बुनियादी अधिकार है ना, समझ गए? लेकिन सरकार को ये चाहिए कि जितना भी लोग ट्रेवलिंग करेंगे उनको फ्री में सुविधा दें। महिलाओं को या बुजुर्ग लोगों को दिया जाता है ना छूट, बच्चों को छूट, तो सरकार कल दिन बहुत पैसा कमा लगेगा तो बोलेगा कि सभी लोगों को ट्रेवलिंग का भी हम फ्री में देते हैं और उसको उसका अधिकार में जोड़ देते हैं। तो सरकार बोलेगा हम नहीं दे पाएंगे। तो इसमें बोला गया है कि यही सब बातें कहा गया कि आपको जोड़ करके चलना है पॉलिसी मेकिंग में। आगे यहाँ पे चलिए देखिए, एक यहाँ पे मिनर्वा मिल का केस है बाबू, ये याद रखिएगा। कौन सा केस है? मिनर्वा मिल का केस 1980 में आया था। और उस टाइम सुप्रीम कोर्ट जो क्या कहा रहे, सुप्रीम कोर्ट, एससी लगा हुआ है ना, एससी का मतलब हो गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, कौन सा केस में? याद रखिए, मिनर्वा मिल कब आया था? 80 में। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा जो ये अधिकार है, कौन सा? जो डीपीएसपी में जो मिला हुआ जो अधिकार है, यह अपने आप में एक तरीके का हमारा कैसा अधिकार है बाबू? देखो क्या कहा जाता। अब आप लोग थोड़ा सा बाबू समझो, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना, तो फिर आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएगा। ठीक है सिमरन? देखो मुस्कान, यहाँ पे क्या है बाबू? एक तरफ मैं ये बनाता हूं ट्राइंगल, ठीक है, और एक यहाँ पे बनाता हूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक क्या डाल दिया हूं, मान लीजिए किसी स्लेट या प्लेट या फिर लकड़ी का टुकड़ा को डाल दिया, ठीक है। अभी ये सही बैलेंस में है या नहीं मुस्कान? है ना? अब मान लो कि ये सही तभी रहेगा जब ये दोनों का हाइट ठीक ठाक हालत में रहेगा बाबू। शुभम यही बात है ना? मुकेश तुम लोग का, अंकित तुम्हारा, सुभाष, अनुज, ठीक है, यही बात है ललन, तो ये बात है बाबू। अब दोनों का हाइट सब बराबर रहेगा तभी तो ये बैलेंस में रहेगा। अगर मान लीजिए कि मैं इसका हाइट को बढ़ा दूं एक तरीक का और इसका हाइट को क्या कर दूं बाबू? छोटा कर दूं, और फिर से मैं यहाँ पे क्या रख दूं? एक वही स्लेट प्लेट या फिर तख्ता रख दूं, तो यहाँ पे रहने वाले लोग क्या मुस्कुराएंगे कि लुढ़क करके नीचे आ जाएंगे? आ जाएंगे ना। और यहाँ वाले क्या करेंगे? पूरा क्रिकेट वगैरह सब कुछ खेलेंगे यहाँ पे। तो अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा है आपको खेलने के लिए? ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला है बाबू। अब देखो मुस्कान, यहाँ पे मंतसा ठीक नहीं है क्या तबीयत? अच्छा देखो बाबू, यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं रखता हूँ इस इधर वाले हिस्सा को नाम फंडामेंटल राइट्स। किसका रखता हूँ नाम? फंडामेंटल राइट्स। इधर वाले हिस्सा का नाम रखता हूँ डीपीएसपी। अब अभी आप लोगों को बताया कि सरकार जब कभी भी आपके लिए कानून बनाएगी तो सरकार कौन सी बातों को इंप्लीमेंट करेगी बाबू? डीपीएसपी का बात को इंप्लीमेंट करेगी। अब सरकार जब इंप्लीमेंट कर रही है कौन सा बात को? डीपीएसपी का बात को। तो ठीक है सर, डीपीएसपी का बात को हमने इंप्लीमेंट किया, डीपीएसपी को क्या किया? लागू कर दिया, और आपके मौलिक अधिकार का भाड़ में जाए, मुझे कोई मतलब नहीं, छोटा हो जाए, ऐसे कर दिया मैंने। अब बताओ ये सरकार के द्वारा बनाया गया कानून सही है क्या? इसका मतलब सरकार बोलेगी अरे हमें तो निर्देश दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि डीपीएसपी को लागू करना है मेकिंग इन द पॉलिसी या लॉ बनाने के टाइम पर,
हमने तो बना दिया इसको लेकर के, आपका मौलिक अधिकार छोटा हो गया तो हमें क्या पता। तो ये पटरी सही है क्या? नहीं है। अब इसमें सही से काम नहीं हो पाएगा। तो इस वक्त भी कहा जाता है कि आप डीपीएसपी के चक्कर में फंडामेंटल राइट्स को नष्ट नहीं कर सकते हो। समझ में आया मून? अब कंडीशन ये हो जाता है, फंडामेंटल राइट्स के साथ तो छेड़छाड़ तो करना ही नहीं है। पहली बात, ये तो पूरा पूरा फिक्स्ड एक्विलिब्रियम में रहेगा, फिक्स्ड साम्य अवस्था में रहेगा, कांस्टेंट में रहेगा ये। इसको तो फंडामेंटल राइट्स को कोई छोटा नहीं करना है। किसको इंप्लीमेंट करने के चक्कर में? डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के चक्कर में। ठीक है, अगर इसको आप छोटा करते हो तो रीजनेबल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, और आप जब कभी भी डीपीएसपी को लागू करो तो इसी के समतल, इसी के बराबर होना चाहिए और कानून बनाना चाहिए। अब बताओ कि ये हमारे शासन व्यवस्था का दो स्टोन के रूप में ये काम कर रहा है कानून के बनाने का। कौन सा है? अब मान लो खाट का, आपने खाट को रख दिया सर्दी या बरसात के मौसम में, बाहर भीग गया, पता है 2 घंटा के बाद ऐसे हो गया, एक पांव उसका क्या हो गया है, हो जाता है ना ऐसा। कभी आप लोग देखे होंगे, आप बोलोगे कि इसमें बच्चा को सुला दो, पता है बार बार वो गिर जा रहा है, यही होगा ना। तो मान लीजिए कि ऐसा नहीं है, उसका दोनों पांव क्या होना चाहिए, चारों पांव बराबर होना चाहिए, तब वो सही होगा, वरना वो कानून फिर ठीक नहीं रहेगा। यही तो बात है ना। तो उस तरह का यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा मिनर्वा मिल के केस में, अगर ये लॉजिक समझ में आया हो तो। क्या कहा इन्होंने कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड, फाउंडेड का मतलब आधारित है या फिर फाउंडेड, उसका फाउंडेशन बना हुआ है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेड रॉक। बेड रॉक का मतलब होता है जो बेड, मतलब जो सतह का जो चट्टान है, तो ये चट्टान हम लोग बोल सकते हैं इसी को बेड रॉक। बाबू ये हमारा बेड रॉक है, तो इसी बेड रॉक पर आधारित है, बेड रॉक ऑफ द बैलेंस। अब ये बैलेंस है या नहीं, यहाँ पे बैलेंस है, ये बैलेंस है किसके किसके बीच में है, तो फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तब जाकर के हमारा लॉ सही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बेटा ज्यादा तेज नहीं बनना, सरकार में हो, बोलोगे डीपीएसपी लागू कराने के चक्कर में मौलिक अधिकार लोगों का हनन कर दिया। तुमको पता है ना सुप्रीम कोर्ट कौन है? फंडामेंटल राइट्स का गारंटर है और कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन भी है। बोला नहीं चलने देंगे ऐसा। बात समझ में आया? ये जजमेंट किसमें है? मिनर्वा मिल केस में। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गया? अब चले फंडामेंटल ड्यूटीज में।